जेएनयू से उठी एक आवाज इन दिनों सुर्खियों में है, चर्चा में है। ये आवाज है जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार, जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा, जेल गए, इन दिनों जमानत पर बाहर हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कन्हैया कुमार, आपका एबीपी न्यूज पर स्वागत है। जी आप, थैंक यू। कन्हैया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल आप जहाँ भी जा रहे हैं, समर्थकों की भीड़, कैमरे का फ्लैश, माइक, पूरा एकदम बदल सा गया है। 12 फरवरी के बाद ऐसा लग रहा है कि बदल सा गया है, सब कुछ बदल गया है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के तमाम लोग, दुनिया के तमाम लोग जो इस मुहिम में शामिल हुए हैं, जहां क्या सही है क्या गलत है इसको रेशनली तय किया जाए, और उसमें उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एक पक्ष लिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं आपके सवाल पे आता हूं, तो कैमरा का फ्लैश और समर्थक ये तो मुझे कल मिला है। उससे पहले तो जेल का अकेलापन और फिर जो हमारी व्यवस्था की कमियां हैं उससे मैं रूबरू हो रहा था। तो फ्लैश तो कल से चमकना शुरू हुआ है, अभी तो ठीक से उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। जिस तरह का समर्थन मिला है आपको, अगर पॉलिटिकल राजनीतिक समर्थन की बात करें, अरविंद केजरीवाल समर्थन करते हैं, राहुल गांधी समर्थन करते हैं, सीताराम येचुरी समर्थन करते हैं, भाषण की तारीफ करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था? कहाँ से समर्थन मिलना सबसे ज़्यादा चौंकाया कि यहाँ से भी समर्थन मिल रहा है? देखिए, जब 11 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे हमने अपना पक्ष रखा एक भाषण में। फिर आप लोग जानते हैं कि उसको डॉक्टर्ड किया गया और फिर उसको चलाया गया कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से, फिर एक माहौल बनाया गया। तो वो एक बुरा वक्त था, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था। मैं किसान का बेटा हूँ और बहुत ही आशावादी नज़रिया रखता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन चीज़ें सामने आएगी। और कहाँ से समर्थन आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मन में एक विश्वास था कि जो लोग इस देश के संविधान में भरोसा करते हैं, जो इस देश की प्रस्तावना को मानते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र फले फूले आगे बढ़े, और इस देश का लोकतंत्र जो सुनिश्चित करना चाहता है, जो उसके लक्ष्य हैं, समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये सारे लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ आएंगे। हर किसी का अपना एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। मुझे नहीं पता किसका क्या इंटरेस्ट है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो लोग आज जेएनयू के इंटरेस्ट में बोल रहे हैं, दरअसल वो इस देश के इंटरेस्ट में बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार, आपका जो भाषण है उसकी तारीफ हो रही है, जो आपने जेल से छूटने के बाद दिया। उस भाषण में सारे मुद्दों पे आपने बात की, एक मुद्दे पे आपने कुछ नहीं बोला, वो है 9 फरवरी को जो जेएनयू में हुआ। देखिए, मैं बेबाकी पसंद करता हूँ और मुझे बोलना सुनना बहुत पसंद है, लेकिन बोलने की आज़ादी जो हमारे संविधान में है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो उस बात को हम लोगों को मानना चाहिए। अभी मामला चूँकि सब जुडिस है, इसीलिए मैंने उस संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की, और एक बार अपनी न्यायिक व्यवस्था पे हमें पूरा भरोसा है, चीज़ें सामने आ जाए फिर बोलेंगे। आप जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उस दिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ था? जो आपके सामने जो चीज़ें हुई थी, क्या हुई थी? देखिए, ये तो फिर वही बात है कि आप 9 तारीख के ऊपर सवाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि 9 तारीख जो है वो 24 घंटे का है, और उस 24 घंटे में एक इंसान के साथ, एक देश के साथ, एक समाज के साथ 24 नहीं, पता नहीं कितने तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, घट जाती हैं। 9 तारीख का अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं। उस संबंध में मैं सिर्फ इतना आपको कह सकता हूँ कि जेएनयू एसयू का और मेरा व्यक्तिगत दोनों का भी उस जिस पर्टिकुलर घटना की आप बात कर रहे हैं उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हम लोग कहीं से भी ऑर्गेनाइजर नहीं थे और कहीं से भी उस प्रोग्राम में नहीं थे। क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये न्यायालय को तय करने दीजिए। जो लोग
आज कहते हैं कि तो छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते आपने कुछ कोशिश की कि जब इस तरह के अगर कहीं नारे लगे, जैसा कि वीडियो सामने आया, जो कुछ वीडियो जो सामने आए, तो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते क्या आपने अपनी ओर से कोई जिम्मेदारी आपकी बनती थी कुछ कोशिश करने की जो आपने की? मैम, आप एक रिपोर्टर के बतौर अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं एक स्टूडेंट के बतौर आपको ये जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक इन्वेस्टिगेटर के बतौर सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं जो है कि एक्यूज्ड की तरह फिर आपको जवाब दूंगा। नहीं, इन्वेस्टिगेटर की तरह नहीं, मैं आपसे छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते ही बात कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस नाते जानना चाह रही हूँ कि जब आप मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष कह रहे हैं तो मैं जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं हूँ। जेएनयू का छात्र संघ का अध्यक्ष बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलता है, उसके पीछे बाउंसर नहीं होते हैं, वो कोई अरबपति खरबपति का बेटा नहीं होता है जो वहाँ से निकल करके जो है वो पार्लियामेंट नहीं पहुँचता है, और कोई पहुँचता भी है तो वो एक एक्सेप्शन होगा। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जेएनयू एसयू छात्र संघ का अध्यक्ष जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके कहने से ही जेएनयू में पत्ता हिलेगा। हर किसी का अपना एक रोल तय है, उस रोल को वो करता है। मैं एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा काम है कि स्टूडेंट के साथ जो समस्याएं हैं उनको देखना, ये मेरा जुरिडिक्शन है। फिर भी अगर आप एक नागरिक के बतौर मेरी जिम्मेवारी फिक्स करना चाहते हैं तो उस संबंध में मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप कहीं मौजूद होंगे तभी आप उसमें इंटरवीन करेंगे, जब आप मौजूद नहीं उसमें आप कुछ इंटरवीन नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा मैं मामला सब जुडिस है, कुछ कहना नहीं चाहता। एक चीज़ और, आपने कहा कि आयोजकों में भी मेरा नाम नहीं है, आप लोगों के एक साथी हैं उमर, जो कि उमर खालिद, जो अभी जेल में हैं, उनके कुछ जो पर्चे आए थे उसमें आयोजक में उनका नाम आया था उस कार्यक्रम को लेकर के, तो क्या उमर खालिद का साथ छात्र संघ कैसे देगा, किस तरह से देगा, किस तरह का स्टैंड रहेगा आप लोगों का? देखिए, हमारे लिए कोई भी स्पेशल नहीं है, मैं आपको बता दूं। जब आप कहते हैं छात्र संघ तो हमारा एक संविधान है, और उस संविधान का जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1, उसमें यही लिखा हुआ है कि द एवरी स्टूडेंट बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज जेएनयूएसयू। ये फर्स्ट आर्टिकल है, आप चाहेंगे तो मैं उनको आपको दिखा सकता हूँ। तो हर कोई जो जेएनयू का स्टूडेंट है वो जेएनयूएसयू है, और उस जेएनयूएसयू में मुझे कुछ जिम्मेवारी दी गई है, वो भी संविधान में तय किए हुए हैं कि मेरा क्या काम है। उस संवैधानिक प्रक्रिया में जो हमारा काउंसिल मीटिंग होता है, हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसमें जो चीज़ें तय होगी हम उसको करेंगे। तो एक सवाल और मैं यहाँ पे वो करूँगी, जो कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर की तरह नहीं, जर्नलिस्ट के नाते, और जो देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि चूंकि वीडियो इस तरह के सामने आए और फिर एक बात आई कि बाहर के लोग आए थे। जेएनयू में एक प्रक्रिया है, जब हम लोग भी अंदर आते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूछी जाती हैं, तो ये बाहर के लोग किस तरह से आ गए थे और आप लोगों ने क्या उसको जानने की, जानते हैं नहीं जानते हैं क्या, इसको लेकर के बहुत मतलब? देखिए, आपके सवाल जो हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है, और मेरे ख्याल से उस दायरे से ये थोड़ा बाहर जा रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता है, और कौन बाहर से था कौन अंदर से था पुलिस जांच कर रही है, वो बताएगी। लेकिन बस मैं एक बात आपको बता दूं कि जब आप 4 व्हीलर से आते हैं, जनरली आप लोग आते हैं, तब आपको एक एंट्री की ज़रूरत होती है। जो लोग बस से 615 से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है, जो पैदल होते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है, जो ऑटो से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। पुलिस जाँच कर रही है, उनको करने दीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है सत्यमेव जयते, क्योंकि हमारा संविधान कहता है, हम संविधान मानते हैं, इंतजार कीजिए, सत्य की जय होगी। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी पे बाद में आएंगे। पुलिस का चूंकि आपने नाम लिया, तो जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद पुलिस का नाम नहीं लिया, नहीं, पुलिस का कि पुलिस जांच कर रही है, तो उससे पुलिस से जुड़ी हुई एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था, किस तरह से वो समय गुजरा? देखिए, आप हमारे देश में हम चाहते हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म हो, और एक लेवल पे वो प्रोफेशनलिज्म मीडिया के लोगों के अंदर आया है, और यही प्रोफेशनलिज्म जो है वो हर सेक्टर में होना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर भी वो है, तो जिसका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है। उसके बाद आप पटियाला हाउस कोर्ट में आपकी पेशी हुई, उसका हमने एक वीडियो भी आया था जो आपने चीज़ें बताई थी। क्या हुआ था वहाँ पर, किस तरह का सलूक हुआ था, और उस समय क्या आपको लगा कि जो सुरक्षा वगैरह है सब वो है और मैं शायद बच नहीं पाऊंगा टाइप का कुछ? देखिए,
पटियाला हाउस कोर्ट में जो हुआ उसके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो लोग न्याय की, संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, उन्होंने इन तमाम इंस्टीट्यूशंस का को धता बताते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कानून व्यवस्था को बहुत पीछे धकेलने की कोशिश की। पिटाई की गई आपकी वहाँ पर? ये बात तो पब्लिक है, इस बात पे क्या कहना है। और वो लोग जो जिनको लगता है कि उनके सोच के अलावे इस देश में कोई सोच नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से उनके मुताबिक जो देशभक्ति है वो कर रहे थे। जब आप जेल में थे तो कैसे वक्त कैसे गुजरा वहाँ पर, क्या करते थे? ऑब्वियसली मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ना जो है वो ज़्यादा वक्त मैं पढ़ने में बिताता था। क्या किताबें ले गए थे? मैं कोई किताब ले नहीं गया था। वहाँ एक लाइब्रेरी है जो इनमेट्स को, कैदियों को किताब उपलब्ध कराती है। सुरक्षा कारणों से मुझे बिल्कुल अलग रखा गया था, तो किसी कैदी से बातचीत नहीं होती थी मेरी, तो किताब ही एक मेरा सहारा था। तो पहले मैंने अपने चॉइस की किताब जो है उनको भेजी। कौन सी किताब? मसलन हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तुलसीराम, उनकी 2 किताब है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। हमने कहा कि वो किताबें आ जाए हमारे पास, और बड़े दिनों से इच्छा थी कि बाबा साहब का जो कलेक्टेड वॉल्यूम है उसको पढ़ें, लेकिन इस तरह की किताबें वहाँ उपलब्ध नहीं थी। फिर हिंदी उपन्यास प्रेमचंद का, उनका जो है संकलित कहानियाँ वो मिली, फिर उसको पढ़ता था। अखबार रोज जो है वो जो वार्ड में जो अखबार आता था, सब लोगों के पढ़ने के बाद लोग मुझे ला करके दे देते थे, तो मैं उसको पढ़ करके अपना वक्त। उसमें अपने बारे में ही खबर पढ़ते थे या बाकी भी सारी चीजें, क्योंकि आपकी खबरें काफी छप रही थी उस दौरान? देखिए, मैं अपने बारे में खबर कम पढ़ता था। मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, अगर मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर एक विद्यार्थी होने के नाते सेल्फ क्रिटिकल हूँ और आत्मालोचना कर रहा हूँ, सारे मीडिया के लोगों से नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मीडिया का काम है सच की पड़ताल करना, लेकिन मुझे इस पूरे मामले में शुरू के दिनों में मीडिया सच से काफ़ी दूर दिखता था, इसलिए मैं अखबार नहीं पढ़ता था, क्योंकि सच तो मुझे पता था। जैसे ये मीडिया कह रहे हैं तो क्या सभी लोग उसमें आपको पूरी मीडिया से ऐसा? नहीं, मेरे हिसाब से मीडिया को कभी भी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर जो एक मीडिया हाउस में भी एक जो है हायरार्की होती है, स्ट्रिंगर, जर्नलिस्ट, बड़े रिपोर्टर, हेड रिपोर्टर, एडिटर, एक हायरार्की होती है। इसके अलावे अलग अलग मीडिया हाउस के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, उनका एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है। लेकिन शुरू में एक भ्रम की स्थिति लगभग थी। जब पटियाला हाउस कोर्ट की घटना घटी, उसके बाद चीज़ें बाहर आनी शुरू हुई और वो संतोषजनक, आशापरक था। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश को बचाने की लड़ाई में अंततः एक बड़ा हिस्सा जो है वो उठ खड़ा हुआ। मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा उठ खड़ा हुआ। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात की, सत्यमेव जयते की बात की। आपके भाषण में भी सीधा आपने देखा कि प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल आपने उठाए। कन्हैया कुमार को नाराजगी क्यों है और किस चीज से है? पार्टी से है, सरकार से है, सिस्टम से है, किससे है? देखिए, बड़ा सीधा सवाल है और मेरा इसका सीधा जवाब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। एक वैचारिक मतभेद है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं है, वो जिस संगठन से हैं उनके साथ है, ये एक बात है। लेकिन अभी अगर मैं उनकी आलोचना करता हूँ तो बतौर प्रधानमंत्री करता हूँ। उनकी जगह पे कोई और प्रधानमंत्री होता, अगर वो भी हम विद्यार्थी के साथ यही व्यवहार कर रहा होता तो हम उनकी भी आलोचना करते। अभी देखिए, यह जो केंद्र की सरकार है, इसने उच्च शिक्षा में 17% बजट को कट किया है। इसका सीधा सीधा असर जेएनयू के ऊपर दिख रहा है। सिर्फ जेएनयू पे नहीं दिख रहा है, पूरे देश के अंदर जो उच्च शिक्षा है उस पर दिख रहा है। हमारा फेलोशिप बंद कर दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे, जब एस्पिरेंट थे पीएम के, उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम हर साल जो है करोड़ों रोजगार देंगे, वो दिख नहीं रहा है। इन्होंने उस पूरी पॉलिसी को अब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर पे बदल दिया। हम आपको जॉब क्रिएटर समझ करके आपको देश का प्रधानमंत्री बनाए, अब आप हमको कह रहे हैं जॉब क्रिएटर बनने के लिए, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं। माने ये किस तरीके की स्थिति है जहां
आपके बेसिक सवाल को डाइल्यूट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। देश की शिक्षा मंत्री अगर देश की शिक्षा पे नहीं बोलेंगी, हमारे स्टूडेंट के भविष्य पे नहीं बात करेंगी, वो बात करेंगी वहाँ जहाँ उनको नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से अगर रोहित वेमुला आत्महत्या करेगा तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे। ये कोई व्यक्तिगत मतभेद का सवाल नहीं है। हमारी सरकार सही से काम करे और उस सरकार में एक खास तरीके की विचारधारा का जो इंटरवेंशन है उसके अगेंस्ट हम लोग बोलते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में बोलते हैं। कन्हैया, आपने अपने भाषण में भी कहा था कि रोहित वेमुला मामले से हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया, एक नियोजित तौर पे ये किया गया। आपको लगता है कि जेएनयू की जो घटना हुई उससे रोहित वेमुला के न्याय के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस पर असर पड़ा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग मुझसे ये सवाल पूछें। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया इस यह सवाल पूछने के लिए। जब यह बात हुई तो 11 तारीख की बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे अंदर बड़ी चिंता थी। उसी एड ब्लॉक पे इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक पे मैं 6 दिन बैठा था। बाकी साथी रिले हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे थे और भी लोग इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। मुझे चिंता ये सता रही थी कि आने वाला जो हमारा पार्लियामेंट मार्च है वो इफेक्टिव, वो जो है उसका इफेक्ट जो है ये चाहते हैं कि कम हो जाए, ये मुद्दा ये हो जाए, इसकी चिंता बहुत थी। लेकिन जब मेरी अरेस्टिंग हुई और मैं जेल गया और फिर जेएनयू के लोग जेएनयू के साथ खड़े हुए और रोहित वेमुला के जस्टिस को प्रोमिनेंटली रखा, उससे ये आंदोलन कमज़ोर होने की बजाय और मजबूत होकर के उभरा है। कन्हैया, जब आप बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, आप बोल भी रहे थे कि मैं तो छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो कन्हैया कुमार का आगे का क्या प्लान है, पीएचडी से पॉलिटिक्स? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ना मेरा काम है, और पढ़ने के दौरान ही मुझे ये पता चलता है कि देश और समाज में कुछ गड़बड़ी है। इसीलिए देश में आज़ादी मांगते हैं, देश से आज़ादी नहीं मांगते। तो उस आज़ादी के लिए लड़ने की बात करते हैं। हम कहते हैं पढ़ो और पढ़ करके समाज को बदलने के लिए लड़ो। तो अभी तो हम अपने आप को वहीं सिमट कर देखते हैं, आगे क्या होगा वो आने वाली परिस्थितियां तय करेंगी। अभी आगे का कोई प्लान नहीं है मेरे पास। पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान हो गया है, बिहार में भी आप कैंपेन करने गए थे पार्टी के लिए बेगूसराय में, तो पश्चिम बंगाल भी जाने का? देखिए, मैं बिहार में कैंपेन करने के लिए पूरे बिहार में नहीं गया था। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट खड़े थे सीपीआई की तरफ से, वो इतने ईमानदार, इतने अच्छे कैंडिडेट थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो है उनके समर्थन में गया था। कोई जो है जेएनयू एसयू की तरफ से टीम बनाकर नहीं गया था, मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से गया था। रही बात बंगाल चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव, पंजाब चुनाव, मुझे लगता है कि मुझे जेएनयू के स्टूडेंट ने वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुना है। यहाँ की काउंसिल जो फैसला करेगी, जो मैंडेट देगी, अगर वो कहेगी कि आप बंगाल जाइए तो बंगाल क्या, हम पंजाब भी जाएंगे, लेकिन हम काउंसिल के हिसाब से। एक आखिरी मुद्दा, बोलने की आज़ादी की बात होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। आपने उसके लिए मुद्दे उठाए, आज भी उठा रहे हैं। सबका होता है, दूसरे पक्ष का भी होता है, तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्यों रोक लगाने की कोशिश आप लोग करते हैं? क्योंकि बीच में इस तरह की खबरें आई थी कि रामदेव आना चाहते थे तो यहाँ पे विरोध हो गया। नहीं, मैं इस पे आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबकी होती है ना? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जेएनयू में कभी भी किसी को आने से नहीं रोका जाता है। ये बात अगर बाहर गई है तो जेएनयू के बारे में गलत गया है, और मेरा मत एज ए कन्हैया एक हो सकता है, लेकिन जब मैं जेएनयू एसयू की बात करता हूँ उसका एक प्रोसीजर है। और मैं आपको बता दूं, जेएनयू एसयू के काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई थी, और इस तरीके से वो नहीं हुआ था। वो खुद ही नहीं आना चाहते थे, ये पहले से पता चल गया था कि वो नहीं आ रहे थे। देखिए, मैं इस बात को अब झेला हूँ, मैंने झेला है 22 दिनों में, कि एक्चुअल क्या होता है, बाहर क्या जाता है, मैं उस फर्क को समझ सकता हूँ। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को, इस देश के वासियों को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई वो नहीं है जो जिस तरह से दिखाई जाती है। जेएनयू एक लिबरल डेमोक्रेटिक कैंपस है जहाँ सबको बोलने की आज़ादी है, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, या इन दोनों पंथों से जिसका कोई लेना देना नहीं हो। कन्हैया कुमार, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कन्हैया कुमार, जिनका ये कहना है कि जेएनयू में एक ऐसा माहौल है जहाँ पर बोलने की पूरी आज़ादी है और वहाँ पर किसी को भी बोलने से नहीं रोका जाता है। सच्चाई पर उनका यकीन है और उनका ये मानना है कि सच्चाई सामने आएगी, और जो भी एक
गलत तरीके का प्रचार किया गया है वो धुंध छटेगी।